नमस्ते दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं यूजीसी नेट के हिंदी पाठ्यक्रम जो लगी हुई है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद काल, ये जितने भी हैं, भारतेंदु द्विवेदी काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये जितने भी हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आपको मालूम हो तो मैं इसका जो कुछ पॉइंट है ना मैं वो बताने जा रही हूँ। तो जैसे देखिए, आदिकाल में आपको सिद्ध, नाथ, जैन, रासु और विद्यापति, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ इत्यादि आदि से आप परिचित होंगे। जो ये तैयारी कर रहे होंगे वो परिचित होंगे, इसके बारे में जानकारी होगी उनको। और फिर अगर मैं भक्ति काल में जाऊँ तो भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। अगर मैं फिर निर्गुण का बात अगर मैं करूं तो निर्गुण को भी दो धाराओं में विभाजित की गई है। तो पहली है प्रेमाश्रय और दूसरा ज्ञानाश्रय शाखा। तो प्रेमाश्रय शाखा का जो उसके प्रतिनिधि कवि हम देख रहे हैं तो वो जैसी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। आप बखूबी इससे अवगत होंगे। उसके बाद अगर मैं ज्ञानाश्रय शाखा पे जाऊं तो इसके प्रतिनिधि कवि कौन है, तो कबीरदास है, जिससे आप लोग परिचित होंगे, कबीरदास हैं। उसके बाद अगर सगुण भक्ति पे जाऊं तो इस सगुण भक्ति शाखा में आपके हो गए कृष्ण काव्य और राम काव्य। तो अब राम काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो तुलसीदास है। उसके बाद और कृष्ण काव्य के तो सूरदास है। तो इस तरह आपने देखा कि भक्ति काल में कौन कौन से शाखाओं में विभाजित हुआ है और उसके अंदर भी कितनी शाखाओं में वो विभाजित हुई है। उसके बाद अगर हम जाएं तो रीतिकाल। रीतिकाल के जो उसमें तीन धाराएं हैं, एक रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त काव्य। तो रीतिबद्ध जो हैं वो सर्वांग निरूपण या आचार्य कवि के रूप में ही सामने आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं केशव हुए, पद्माकर हुए, मतीराम हुए, भूषण हुए इत्यादि, देव, बहुत सारे कवि हैं। उसके बाद अगर हम रीति सिद्धि की बात करें तो उसमें एकमात्र कवि हमारे सामने बिहारी जी आते हैं, जिन्होंने बिहारी सप्तशती की रचना की, जिसमें 713 दोहे हैं। और फिर उसके बाद रीति मुक्त कवि की अगर बात करें तो उसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव इत्यादि कवि हमारे सामने आते हैं। और फिर अगर हम आधुनिक काल पे जाएं तो आधुनिक काल तो मान लीजिए हिंदी साहित्य का पूरा विस्तार है, आधुनिक काल में ही विस्तार होता है और अभी तक नया नया जो कवि लोग, लेखक लोग आ रहे हैं वो विस्तार हो ही जा रहा है। तो आधुनिक काल में देख रहे हैं कि फिर छायावाद को भी देख सकते हैं। तो छायावाद के तो 4 स्तंभ में आप लोग भी परिचित होंगे, जयशंकर प्रसाद हुए, निराला जी हुए, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, और इनकी रचनाएं छायावादी रहस्यवादी रचनाएं जो कही जाती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको तो आपको पढ़ के जाना ही है, इनको तो कभी नहीं छोड़ना आपको। उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग हो गए, द्विवेदी युग, भारतेंदु मंडल के सारे कवि, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, ये हो गए ठाकुर, जगमोहन ठाकुर हो गए, और फिर अंबिका दत्त व्यास हो गए इत्यादि। और फिर द्विवेदी काल में हम देखते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके मैथिली शरण गुप्त आते हैं,
उसके बाद श्रीधर पाठक, जो प्रारंभिक द्विवेदी काल की रचनाओं में हम देखते हैं उनको, श्रीधर पाठक जी को। उसके बाद हम आ जाते हैं नवलेखन काल में। उसके बाद प्रगति, प्रयोग, ये सब हैं। प्रगति काल में हम देख रहे हैं कि किस तरह उपन्यास का आरंभ लेखनी शुरू हुई उसमें, और मार्क्सवाद से किस तरह प्रभावित है वो, ये भी तो देखना है ना, मार्क्सवाद से किस तरह प्रभावित है उससे आपको ना मार्क्सवाद और प्रगतिवाद, ये दोनों को ना एक साथ समन्वय दृष्टि के साथ आप जब देखेंगे ना इसको, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। और फिर हम प्रयोगवादी कवि को देखते हैं, उनकी रचनाओं को देखते हैं, जैसे तार सप्तक के कवि हो गए अज्ञे जी। तो इसमें जो तार सप्तक में जो 7 कवि है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी कैसी रचना है, किस तरह प्रयोगवादी क्यों कहलाए वो। आखिर वो 7 कवि और भी तो कवि आए ना, लेकिन प्रयोगवादी क्यों कहलाए, क्यों युग बदला, क्यों उसमें परिवर्तन हुए, वो क्यों आगे प्रयोगवादी कवि ही कहलाए। इसके लिए ये सब बातें आपको, जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आप गाइड पढ़ के एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हैं। जब तक आप जो ऑथेंटिक बुक है ना वो रेफ़र नहीं करते हैं ना, तब तक आप जो है सिर्फ गाइड से या किसी क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगा लीजिए तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये सच्चाई है, और इसके लिए आपको ना ऑथेंटिक बुक ही रेफ़र करना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ही पढ़ें और उसी को अपना आधार बनाएं। और फिर उसके बाद आप PYQ तो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है। और उसके बाद आप अरिहंत का ले सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी गाइड परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप मुख्य बुक नहीं पढ़ेंगे ना, ऑथेंटिक बुक नहीं होगी ना आपके पास, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम निकालने में असमर्थ अपने आप को समझेंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं ऐसे ही बोल रही नहीं, मैं भी यही गलती की थी। सबसे पहले मैं भी यही गलती की थी, तब ही कुछ पॉइंट से मेरा रुक गया था। लेकिन मैंने अपनी गलती को सुधारा और मैं फिर से वही सब बुक को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बुक और डॉक्टर नगेंद्र का, फिर भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के मैंने बुक अलग अलग सबको पढ़ा। और फिर आलोचना दृष्टि से भी मैंने देखा कि कौन सी रचना, किसके बारे में क्या आलोचना हुई है, किस रचना के लिए कैसा दृष्टिकोण रहा है कवि और लेखकों का। और फिर ये सब भी मैंने देखा। और उसके बाद अगर आप आलोचना में मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि काफ़ी फेमस बुक है, आपको पढ़ना चाहिए चिंतामणि। उसमें जो रचनाएं हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसमें आपका तो एक रचना दिया हुआ है, कविता क्या है शुक्ल जी का, जो इस बार भी क्वेश्चन आया था कि कविता क्या है, चिंतामणि भाग कौन सी, चिंतामणि के कौन से भाग में ये संकलित है, तो भाग 1 में। तो फिर आप देखेंगे सबसे फेमस उसके बाद रामविलास शर्मा है। उनकी तो रचनाएं इतनी फेमस है ना कि हर बार ही पूछी जाती है, उससे एक भी बार ऐसा नहीं है कि रामविलास शर्मा जी के रचनाओं से, आलोचना से ना पूछे जाए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनकी जितनी भी रचना है ना, आपको सब याद होनी चाहिए सन के साथ। उसके सन के साथ आपको सारी रचनाएं कर्म वाइज से याद होना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही लगाया मतलब देते हैं लगाने के लिए
क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्म वाइज, इस बार भी तो पूछे गए हैं ना। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के काफ़ी आलोचनाकार हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर कहानी, उपन्यास, 17 कहानियाँ आपके यूनिट में लगा हुआ है। उसके बाद आत्मकथा, उपन्यास, फिर निबंध और फिर अन्य गद्य रचनाएं जैसे हैं। तो ये सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप बोलेंगे तो मैं कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना वो सब भी आपको करा दूंगी, या उसके बारे में मैं बताऊंगी कि कौन सी रचनाएं एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो उस क्वेश्चन, उसका पैटर्न जो है ना मुझे समझ में आई है। मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रही हूँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं। मैंने जब एग्ज़ाम निकाला है तो मैं उसे बखूबी परिचित हूँ कि कैसा, कहाँ से क्वेश्चन, किस ढंग से क्वेश्चन बन के आता है। मैं काफ़ी इस बात को महसूस की हूँ, जान सकी हूँ। और जो बात फैक्ट है, मैं ऐसे ही दलील नहीं दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी बातें तो प्लीज़ बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा शुभकामनाएं करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और यूजीसी नेट क्वालिफाई करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय।